जो खबर आई है असरानी जी की, इतने महान हस्ती हमें छोड़कर चले गए हैं। तो ये सिंधी थे और इनकी जो डेथ हुई है वो रूप चौदस के दिन हुई है, जो सिंधी के लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। पहले तो उनका ख्वाब था कि मैं हीरो बनूं और हीरो के रोल उनको मिल नहीं रहे थे। वाइफ और वो साथ में रहते थे, बातचीत भी दोनों में थी, लेकिन जैसे वाइफ और हस्बैंड में जो हंसी मस्ती मजाक वैसा कुछ नहीं था। वो एक ही फ्लैट के अंदर में सेपरेटली ही रहते थे। हिटलर के अंदाज में अगर शोले के डायलॉग बोले जाए तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। ये असरानी जी का आइडिया था। इन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि मैं हिटलर की टाइप की मूछी भी रख लूंगा। राजेश खन्ना के साथ तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर किसी ने फिल्म की है तो वो असरानी है। मेरे ख्याल से 19 या 20 फिल्में सिर्फ राजेश खन्ना के साथ की है उन्होंने, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। राज कपूर में तो असरानी में थोड़ी सी रिफ्ट आ गई थी, और मैं समझता हूँ काफी समय रही राज कपूर ने कभी असरानी को अपनी फिल्मों में लिया भी नहीं, और असरानी ने कभी राज कपूर की फिल्मों में काम नहीं किया। असरानी साहब जो थे वो खुद को हमेशा भीड़ से दूर रखते थे। वो पार्टी में उनका जाना आना नहीं होता था। वो थोड़ा पजेशिव रहते थे कि बाबू मैं भीड़ में नहीं जाऊं, पब्लिक में नहीं जाऊं। मैं तो उनको किसी की फुनरल में भी नहीं देखा हूं। जया और जी और रेखा जी एक ही बिल्डिंग में रहने लगे, उसी बिल्डिंग में असरानी भी रहने लगे, और आगे चलकर उसी बिल्डिंग में टीनू आनंद और कबीर बेदी भी रहने लग गए। महमूद साहब के रिलेशन से भी उनसे खराब होने लगे थे बच्चन साहब से। क्यों? सिंधी एक्सेंट के साथ कोई इतना सरवाइव कर सके? हाँ उनके पास एक्सेंट जरूर होगा हाँ ओरिजिनली, हाँ बट उसको इतना जोर से बोलना, चिल्ला हाँ के बोलना और इतना हाँ एम्फैटिकली बोलना हर पिक्चर में। वैसे सिंधी लोग कमाल करते हैं। आप भी तो सिंधी है ना? हनीफ ज़वेरी साहब, जो खबर आई है असरानी जी की, बहुत बुरी खबर है और बड़ा अफसोस भी हुआ है ये खबर सुन करके। इतने महान हस्ती हमें छोड़कर चले गए हैं। और जैसे कि आप उनको जानते थे, तो मैंने सोचा कि आपसे ही बात की जाए उनके बारे में। हम्म। अभी बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा उनसे मिलना जुलना लगा रहा, क्योंकि मुझे इस लाइन में भी 40 इयर्स हो गए हैं। तो कुछ इंटरव्यूज़ भी उनके किए, वैसे मुलाकात अक्सर होते रहती थी हमारी। और बड़ा एक अजीब बात ये हो गई कि जैसे कि आप जानते हैं ये सिंधी थे, और इनकी जो डेथ हुई है वो रूप चौदस के दिन हुई है, जो सिंधी के लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और दिवाली तो थी ही, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो पिछले 4 दिन से आरोग्य निधि हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फैमिली को या उनके सचिव को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंतकाल हो जाएगा उनका। उनको लग रहा था कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुदरत के आगे तो किसी की चली नहीं है। उनकी ज़िंदगी थी जितनी उतनी उन्होंने जी। कुछ आपको पता हो हॉस्पिटल में, मतलब क्या ट्रीटमेंट चल रही थी, या आपने उनके कुछ फैमिली से बात की हो? उनके फेफड़ों की कुछ प्रॉब्लम थी और सांस में उनको दिक्कत आ रही थी। और लेकिन जैसे मैंने बाबूभाई थीबा जी जो है उनका काम देख रहे हैं, उनके थ्रू जो मुझे पता चला वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता था कि अब मैं सरवाइव नहीं हो पाऊंगा। इसके लिए उन्होंने सुबह ही अपनी बेगम से कह दिया था, मंजू जी से, कि मैं अगर गुजर जाता हूँ तो आप किसी को ये बताइएगा मत कि ऐसा हो। मेरा फ्यूनरल पीसफुली हो जाना चाहिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि वैसे भी असरानी साहब जो थे वो खुद को हमेशा भीड़ से दूर रखते थे। वो पार्टी में उनका जाना आना नहीं होता था। उनके दोस्त बहुत पुराने होते थे, मतलब संजीव कुमार के साथ उन्होंने कितनी फिल्में की, लेकिन कभी संजीव कुमार उनके घर नहीं गए, ना कभी वो संजीव कुमार के घर आए। और ऐसा ही रिलेशंस उनका दूसरे एक्टरों से साथ भी रहा। वो उनको ये कह सकते कि वो थोड़ा पजेशिव रहते थे कि बाबू मैं भीड़ में नहीं जाऊं, पब्लिक में नहीं जाऊं। और वो आप देखो कोई फीता काटने के लिए या किसी की बर्थडे में, मैं तो उनको किसी की फुनरल में भी नहीं देखा हूँ। गए होंगे आई डोंट नो, लेकिन वो जैसे दिव्या भारती उनकी पिक्चर में काम कर चुकी थी, दिल ही तो है में, और उनका डेथ हो गई पिक्चर रिलीज होने के 1-2 साल बाद। तो असरानी साहब वहाँ नजर नहीं आए थे। ऐसा कहा जाता है कि
जो लोग हमें सबसे ज़्यादा हंसाते हैं, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो लोग हंसाते असरानी हैं। थे, वो कहा जाता है कि वो अंदर से बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्या ऐसी कोई बात आपको पता है जो असरानी अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशान थे या कुछ दिक्कत थी उनको? हाँ बिल्कुल, उनकी परेशानी का जो एक तो एज हो गई थी ना उनकी, तो वो थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए थे। दूसरा मैंने ऐसे सुना है कि वाइफ और वो साथ में रहते थे, बातचीत भी दोनों में थी, लेकिन जैसे वाइफ और हस्बैंड में जो रिलेशंस होते हैं, जो हंसी मस्ती मजाक, वैसा कुछ नहीं था। वो एक ही फ्लैट के अंदर में सेपरेटली ही रहते थे। ऐसा मतलब उनका मिलना जुलना सब कुछ होता था, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का एक बॉन्डिंग होता है वो उनमें नहीं था। तो वो इतने चिड़चिड़ हो गए थे कि मैंने ऐसा लोगों से सुना है, मेरे दोस्तों से सुना है कि जब वो उनको फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन पे ही डांट देते थे, फ़ोन नहीं करना नेक्स्ट टाइम, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। इस तरह का उनका बिहेवियर हो गया था, पर वो उनकी तबीयत के हिसाब से हो गया था। मैंने एक्चुअली उनसे बात की थी कुछ 4-5 हफ्ते पहले इंटरव्यू के लिए, और वो ऑलमोस्ट राज़ी हुए थे और कहा कि कुछ दिनों के बाद फ़ोन करो। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो ठीक ठाक रहा, और पता नहीं, शायद किस्मत में लिखा नहीं था। वो दिन आया ही नहीं कि आपका वो इंटरव्यू हो सके, बड़ा अफसोस की बात है ये। जैसे कि आप बोल रहे थे, संजीव कुमार के साथ इतनी पिक्चरें की, हम्म, और संजीव साहब को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उन पर आपने किताब भी लिखी है। हम्म, तो उलझन थी, अनामिका थी, पति पत्नी और तो ये आपकी कसम। यस, आपकी कसम, पति पत्नी और वो का जो रोल था, शायद वो रोल देवन वर्मा को जाने वाला था। एग्जैक्टली राइट, पहले देवन वर्मा को ही बी आर चोपड़ा ने तय किया था, क्योंकि वो कुछ शायराना अंदाज में कुछ रोल था, तो वो हाँ, शायरी बोलने का बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, और देवन वर्मा जी की एक बॉन्डिंग थी बी आर चोपड़ा से, क्योंकि ये उनकी पिक्चर धुंध में भी काम कर चुके थे। और वो शेरवानी वेरवानी पहन करके अगर देवन वर्मा अगर वो हाँ, रोल वो करते अंदाज तो में बोलते थे। हाँ, तो वो कुछ ज्यादा अंदाजा होता, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई वो मुझे नहीं मालूम। देवन वर्मा की जगह असरानी को लेकर के ये पिक्चर बनाई गई, लेकिन असरानी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया पिक्चर के अंदर में। असरानी साहब का तो हर एक पिक्चर में, मैं तो कल कुछ सीन्स निकाल कर देख रहा था, मतलब चुपके चुपके की सीन है, हाँ 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 अभिमान की सीन है, जो हाँ हाँ वो हाँ डेट्स अमिताभ बच्चन के, हाँ 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 वो हाँ हाँ अमिताभ हाँ, बच्चन उसमें एक्टर बने हैं, बराबर बराबर फिक्स कर बराबर रहा है, प्रोड्यूसर्स के साथ उनका सेक्रेटरी है, बराबर। और जो वो सिंधी एक्सेंट में जो बात करते थे, हम्म, मेरे ख्याल से शोले का ऑफ कोर्स रोल तो बच्चे बच्चे को मालूम है। हम्म, वो एक रोल था जिसमें वो बहुत ही अलग बोले थे, हम्म, आवाज वही थी लेकिन हाई पिच टोन पे। अलग था। एनी आइडिया वो कैसे किया था उन्होंने? हाँ, शोले का जो था ना, एक्चुअली ये पुणे इंस्टीट्यूट से थे, जैसे आपको पता है, और हर इंस्टीट्यूट जो है ना, वो नामी लोगों की आवाज़ जो है ना वो भी अपने स्टूडेंट को सुनाती है। तो ये टेप होता है बाकायदा। तो हिटलर की आवाज़ इनको सुनाई गई थी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में। वो उनको ध्यान में था कि अगर वो हिटलर की आवाज़ की, हिटलर के अंदाज में अगर शोले के डायलॉग बोले जाए तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। ये असरानी जी का आइडिया था। इन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि मैं हिटलर की टाइप की मूछी भी रख लूँगा और उस अंदाज में बोलूँगा। तो ये वहाँ से उनको एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट से ये सीख के आए थे, और उनको लगा कि ये अभी इनको ये कैरेक्टर को यहाँ यूज़ करना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे वे में यूज़ भी किया। आपको पता है ये जो असरानी का पार्ट था और जगदीप सुरमा भोपाली का जो पार्ट था, रमेश सिप्पी ने पिक्चर से निकाल दिया था, और बाद में कुछ दिन के बाद, या आई डोंट नो एट द टाइम ऑफ रिलीज, और ही रीइंट्रोड्यूस्ड दोस पार्ट्स। वैसे शोले के काफ़ी सीन्स तो निकाले गए हैं जो जोड़े ही नहीं गए। जैसे मुश्ताक मर्चेंट का पारसी का जो कैरेक्टर था वो पूरा निकाल दिया गया, क्योंकि शोले एक्चुअली क्या हो गया था कि बहुत लेंदी हो गई थी। जब रिलीज हुई जिन हालात में, तभी वो 3.25 घंटे की पिक्चर थी, और 1975 में 2.5-3 घंटे का वो रहता था, टाइमिंग रेंज रहता होता था, पिक्चर, हाँ। रेंज होता था। तो ऐसा नहीं था कि ये रोल खराब था इसके लिए निकाल दिया गया, वो लेंथ को कवर करने के Yes, लिए yes. सिप्पी साहब ने निकाला।
और बाद में कुछ लोगों ने देखा होगा और बोला नहीं नहीं यार इसको मत निकालो, ये तो पिक्चर की मतलब क्या बोलते जान है। तो फिर उनको ऐड कर लिया। वो बहुत सही डिसीजन था मैं कहता हूँ रमेश सिप्पी का के ले लिया। आज देखो असरानी साहब की डेथ के बाद अगर किसी रोल की चर्चा मीडिया में और सोशल नेट पे हो रही है तो वो शोले है, शोले के ही बात हो रही है। और ऐसा ही जगदीप साहब के टाइम पे सुरमा भोपाली का हुआ था, तब वो सुरमा भोपाली के रोल की ही बातें हो रही थी जब 2-4 साल पहले जब जगदीप साहब की डेथ हो गई थी तब की बात। ऋषिकेश मुखर्जी के फेवरेट थे। हाँ, कुछ ऐसी यादें आपकी ऋषिकेश मुखर्जी और असरानी की जुड़ी हुई? जैसे कि देखो ये ऋषिकेश मुखर्जी के पीछे पड़े हुए थे कि इनको रोल, ये चाहते थे कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों से ही अपना शुरू करें। लेकिन मैं आपको इससे पहले का किस्सा बता दूं कि असरानी साहब जो थे वो जयपुर के थे और वो स्टूडेंट, और इनके कुछ 3-4 भाई, 4 बहनें और 3 भाई थे। लेकिन इनके डैडी के कारपेट का बिजनेस था, इसमें वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो एक उम्र होती है ना बहुत छोटी सी, 15-16 साल की उम्र में आदमी कल्पना कर लेता है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं अपनी फोटो बताऊंगा और मुझे काम मिल जाएगा। उनको पता नहीं होता कि यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल का पीरियड होता है। तो 1957 में एट द एज ऑफ 17-18 ईयर्स, जब ये ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, ये बॉम्बे आ गए थे कि बस अभी क्या है, मुझे काम मिल जाएगा, मुझे आगे पढ़ के कोई मतलब नहीं है। और वो जो 8-10 महीना जो बॉम्बे में उन्होंने जो खाक छानी तो उनको रियलाइज हुआ। तो उस दौरान लोगों को मालूम नहीं है कि असरानी साहब ने सबसे पहले कैमरे का सामना किया था फिल्म उजाला के लिए। ही वॉज एक्स्ट्रा आर्टिस्ट इन दैट पिक्चर। अब आप देखिए किस बात की बात, इनकी ये बिगिनिंग की बात है। फिर ये चले गए वापस जयपुर, फिर इन्होंने राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया वो जाने के बाद। लेकिन इनका देखो बाद में जब इनका करियर शुरू हुआ तो इनको जो पहला रोल मिला वो स्ट्रगलर का ही मिला। अब वहां पर फिल्म में इन्होंने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट खुद को बताया था गुड्डी पिक्चर में, जबकि रियल लाइफ में ये एक्स्ट्रा आर्टिस्ट 2-3 पिक्चरों में काम कर चुके थे। अब जब जयपुर में गए इन्होंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो फिल्मी कीड़ा होता है ना, वो उनको था। और उन्होंने एक फॉर्म भर दिया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का, और 1964 के बैच में असरानी साहब पूना आ गए। और इन्होंने ये यहाँ पे 64, 65, 66 में इन्होंने डिप्लोमा ले लिया एक्टिंग का। लेकिन अभी डिप्लोमा लेकर के भी काम तो मिलना चाहिए, तो इनके पास काम नहीं था। और वहाँ जयपुर में इनकी पोजीशन में आ गई, क्योंकि फैमिली में भी थोड़ा बोल वचन करके आए होंगे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आपके कारपेट के बिजनेस में नहीं रहूँगा, ये वो। तो ये वापस लौटना भी नहीं चाहते थे। तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर वॉइस अपने देनी स्टार्ट की। वहाँ से इन्होंने इनको कुछ 50-60 रुपये मिलते होंगे, तो उससे ये अपना पॉकेट मनी चलाने लगे। अब बच्चों के पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से थे, और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में इनकी अच्छी साख जमी हुई थी एज ए स्टूडेंट। तो वहाँ के जो स्टाफ था या डिपार्टमेंट जो था, वो इनकी रोजी रोटी के लिए इनको एक्टिंग टीचर बना दिया। और असरानी साहब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग टीचर के तौर पे काम करने लगे। अब ये क्या करते थे कि लास्ट वीक एंड में 2 दिन वो बंद रहता था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, वहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं होती थी। वो 2 दिन वो पूना से बॉम्बे आते थे दक्कन एक्सप्रेस में, और वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से मिलने लगते थे, स्ट्रगल करते थे कि बाबू मुझे रोल मिले। उनका इंटेंशन था कि ये भी मैं टेम्पररी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे तो एक्टर बनना ही बनना है। तो वो बेचारे ये ऑफिस में जाना, वो प्रोड्यूसर से मिलना, उसको फोटो बताना, इसको फिर 2 दिन में फिर लौट जाए, फिर नेक्स्ट वीक में फिर उनको बॉम्बे आना है। ऐसा इन बंदे ने 5 साल किया, जो कि बहुत बड़ा वो पीरियड था। बाप रे। और 5 साल? 5 साल, क्योंकि 67 से लेके 71 तक। और हिम्मत नहीं हारी? और हिम्मत नहीं हारी। और जया बच्चन जो थी वो इनकी स्टूडेंट थी। ये जया बच्चन को एक्टिंग सिखाते थे वहां पे एज ए टीचर इंस्टीट्यूट में। अब होता था कि एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी, FTI आई, एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी पहुंच गए अपने कार और कुछ बंदों के साथ, और जया बच्चन के लिए, और इन्हीं को पूछा कि जया बच्चन किधर है। तो जया जी बैठी हुई थी कैंटीन में। इन्होंने जाके जया जी को बोला कि वो ऋषिकेश मुखर्जी आया है,
और ये अपने अपने उसमें भी लग गए, उनके चमचों को पूछने लग गए, भाई मेरे लिए कोई रोल है क्या, मेरे लिए कोई रोल है क्या। हाँ। तो किसी ने इनको कहा कि है रोल, लेकिन हमारा नाम मत लेना, लेकिन आप अपने लेवल पर जो कर सको वो कर सको, ले लो। तो ऋषिकेश मुखर्जी को इन्होंने बोला कि आप में मुझे कोई एक रोल है आपके इसमें। किसने बोला? ऋषि साहब गर्म हो गए, नहीं ऐसा कोई रोल नहीं है, निकलेगा तो हम आपको चिट्ठी लिखेगा। वो चिट्ठी तो नहीं आई, लेकिन फिर बाद में ऋषि दा ने कुछ रियलाइज किया, और गुड्डी में इनको वो स्ट्रगल जो एक्टर बनने आता है, जो इनकी रियल लाइफ में सेम चीज हुई थी, ये भी एक्टर बनने के लिए आए थे, और ये गुड्डी पिक्चर इन्होंने की, और यहाँ से इनकी किस्मत जो है बदलने लगी। अब जैसे कि आपने कहा कि ऋषिकेश मुखर्जी और असरानी की बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग जो है गुड्डी से शुरू हुई, और फिर तो इन्होंने बहुत सारी पिक्चर की, मिली कौन से, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट चुपके चुपके सब पिक्चरों में तो असरानी होती ही बट थी। अभिमान में जहां तक मैंने सुना है असरानी वाज नॉट देयर, जो आप बोल रहे हैं रोल था, हाँ, लेकिन पहले तो वहां महमूद को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया था। अभी आपको इस पिक्चर के अभिमान की मैं कहानी सुनाता हूँ। अभिमान पिक्चर के जो अभिमान जब पिक्चर शुरू होने से पहले अमिताभ बच्चन का एक ये मानना था कि मैं कई फिल्मों से आउट हो चुका हूँ, जंजीर मेरी फ्लोर पर है या रिलीज पर है, जो भी है, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे काम मिलेगा, तो मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उनको फिल्मों से बाहर निकाला गया था। अमिताभ बच्चन को कई फिल्मों से बाहर निकाला गया, दुनिया का मेला, कितनी पिक्चर थी, प्रमोद चक्रवर्ती ने उसको साइन किया, वो पिक्चर शुरू ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि अमिताभ बच्चन की शुरुआत की जो फिल्में थी सात हिंदुस्तानी के बाद की, वो कुछ फ्लॉप एक के बाद एक रही, बंसी बिरजू जैसी कुछ नाम नहीं हुआ इन पिक्चरों का। तो बच्चन साहब को ऐसा लगा कि मुझे अब एज ए प्रोड्यूसर अपना एक बैनर ओपन करके रखना चाहिए, तो मैं अगर मुझे अगर बाहर काम नहीं भी मिला तो मैं अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म में काम करूंगा। तो ऋषि दा ने कहा कि अगर तुम प्रोड्यूसर बनोगे तो बाहर की पिक्चर वैसे ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये उस जमाने में अगर कोई एक्टर प्रोड्यूसर बनता था तो उसको बाहर की पिक्चरें मिलना बंद हो जाती थी। देव साहब को देख लीजिए, मनोज कुमार को देख लीजिए, जब प्रोड्यूसर बने तो इनको बाहर के पिक्चरों के ऑफर कम आने लगे। तो इन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूस करता हूं पिक्चर, लेकिन मैं अपने नाम से नहीं करता। तो ऋषिकेश मुखर्जी एग्री हुए, करो फिर किसी को भी बनाओ प्रोड्यूसर। तो एक अमिताभ बच्चन का जो नाम है AMI, जो बिगिनिंग वो है, वो एक 3 वर्ड लिए गए, और जया बच्चन के नाम का YA है, जया का YA लास्ट में आता है, वो लिया गया, और अमिया चित्र के नाम से एक बैनर की स्थापना की गई। तो ओरिजिनल प्रोड्यूसर वाज बच्चन, तो अभी स्क्रीन पे तो नाम किसी प्रोड्यूसर का देना है। तो जया बच्चन जी का काम देख रही थी कामत, सुशीला कामत। सुशीला कामत को प्रोड्यूसर बना दिया गया, वो जया बच्चन की सेक्रेटरी थी। और पवन कुमार जो थे, जो बाद में वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बहुत करीबी रहे, पिक्चरें भी प्रोड्यूस की और शत्रुघ्न सिन्हा का काम भी देखते थे, वो प्रोडक्शन हैंडल करने लग गए, बिकॉज के स्ट्रगल के दौर में ये सब साथ में हुआ करते थे, शत्रु, पवन कुमार, बच्चन साहब, ये सब। तो पवन कुमार सब शूटिंग का अरेंजमेंट करना, डेट्स लेना, बुकिंग करना, ये सब काम होकर, तो पिक्चर में एज ए प्रोड्यूसर पवन कुमार एंड सुशीला कामत का नाम गया। द ओरिजिनल प्रोड्यूसर वो अमिताभ बच्चन, और इस तरह से पिक्चर स्टार्ट हुई। अब ये स्क्रिप्ट जो है ऋषिकेश मुखर्जी के साथ ही बच्चन साहब को पिक्चर बनानी थी, क्योंकि गुड्डी से एक बॉन्डिंग भी था उनका। तो ये स्क्रिप्ट जब ऋषिकेश मुखर्जी ने पढ़ी, तो ऋषिकेश मुखर्जी महमूद को जानते थे कि उन्होंने उनके साथ सांझ और सवेरा, बीवी और मकान, ये पिक्चरें कर चुके थे ऋषिकेश मुखर्जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि महमूद और शोभा खोटे को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक कमर्शियल फिल्म उस जमाने में बनाई थी जब महमूद स्टार नहीं बने थे, इंपीरियल टैबेको कंपनी के लिए। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये पिक्चर जो है सीरियस है। ऋषिकेश मुखर्जी को लगा अगर हम महमूद को ले लेते ही इस पिक्चर के अंदर में, तो थोड़ी सी कॉमेडी भी हो जाएंगी और वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जया बच्चन ने मना कर दिया। तो वो महमूद का रोल जो है ना, वो जया बच्चन के बोलने पर या अमिताभ के बोलने पर असरानी को चला गया, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग फिल्म इंस्टीट्यूट के जमाने से थी, और महमूद साहब के रिलेशंस वैसे भी उनसे खराब होने लगे थे बच्चन साहब से। क्यों? महमूद साहब भी बोल देते थे ना, मेरे यहाँ रहता था, एक तो कुछ चीजें ऐसी होती थी ना कि
लोगों को अच्छा नहीं लगता था। बच्चन वहाँ उनके घर पर रहता था, तो आज वो तो अनवर अली के साथ प्रमोट भी उन्होंने ही किया था उस टाइम पे, पिक्चर भी बना ली थी बॉम्बे टू गोवा वगैरह सब, लेकिन बाद में वो रिलेशंस हाय हेलो वाले जैसे हो गए थे। तो अभिमान में जो रोल महमूद के लिए सोचा गया था ऋषिदा ने, वो रोल असरानी को चला गया। फिर ऋषिदा ने फिर कभी महमूद को सोचने का सवाल नहीं था, क्योंकि असरानी के साथ ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो फिर चुपके ये वो दुनिया भर की पिक्चरें बना डाली। और असरानी डिजर्व भी करते थे वो रोल। आप मिली में भी देखो तो उनका रोल भले कैसा कमाल का काम किया है उन्होंने, कमाल का था, कमाल का, एब्सोल्युटली। अभिमान में भी जो सीरियस पार्ट है एंड में, हाँ दोज इमोशनल सीन्स। एक आपने अमिताभ बच्चन और जया की बात की, तो मुझे याद आ रहा है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जया और रेखा बीच अपार्टमेंट्स बीच में अपार्टमेंट्स, यू आर राइट, साथ में रहते थे, साथ में मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही बिल्डिंग में और रहते ये थे। फ्लैट लेने में भी कुछ असरानी क्यों असरानी साहब जब सक्सेस हुए ना, तो ने कुछ मदद की थी। तो असरानी साहब ने मदद क्या की थी, ये रेखा ढूंढ रही थी फ्लैट। रेखा थी मद्रास की, आज चेन्नई है मद्रास, वो मद्रास से आती थी, शूटिंग करती थी, चली जाती थी, इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हुई थी, तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो उन्होंने असरानी से बात की, तो असरानी साहब ने ब्रोकर से मिलवा दिया और असरानी की बिल्डिंग में ही रेखा को किराए पे फ्लैट मिल गया। फिर जया बच्चन के साथ भी वही हुआ, वो भोपाल से कहीं से उनका तार जुड़े हुए थे, पर ये स्टूडेंट थी असरानी साहब की, तो उन्होंने असरानी साहब को, तो वो ब्रोकर को उन्होंने जया जी से मिला दिया। तो जया जी और रेखा जी एक ही बिल्डिंग में रहने लगे, उसी बिल्डिंग में असरानी भी रहने लगे, और आगे चलकर उसी बिल्डिंग में टीनू आनंद और कबीर बेदी भी रहने लग गए। वो स्टार रहने वाली बिल्डिंग हो गई थी। और मेरे ख्याल से टीनू आनंद जी आज भी रहते हैं, कबीर बेदी भी आज भी रहते हैं शायद। ओके, शायद उनका फ्लैट होगा वहाँ। हाँ, अभी मैंने इनफैक्ट जब उनके सेक्रेटरी से बात की, बाबू भाई से, आज सुबह, हाँ, हाँ, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ 8 दिन की शूटिंग कर चुके हैं अक्षय कुमार के साथ। पिक्चर का नाम है हैवान, अच्छा, और प्रियदर्शन वो बना रहे हैं। ओके 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 ओके, और 6 दिन पहले, हाँ, निधन के 6 दिन पहले वो शूट कर रहे थे। हाँ, 4 दिन वो हॉस्पिटल में थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपके साथ भी तो उनकी यही बात ही हुई थी ना कि मैं आपके लिए करूंगा, उसी दौरान यही लास्ट 15 डेज के अंदर हाँ। ये वो देखो मैंने एक पिक्चर साइन की है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कौन सी पिक्चर साइन की है। हाँ, 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 तो शायद वो हैवानी थी, और एक प्रियन की पिक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भूत बंगला में भी वो हैं, ओके ओके, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया कि असरानी साहब गुड्डी करने के बाद फिर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में नमक हराम बोलो, बावर्ची बोलो, ये करने लगे, तो इनका जो स्टैंड बनता गया। फिर शोले आ गई 74-75 में, ये 3-4 साल में शोले के बाद तो फिर सवाल नहीं कि असरानी वाज दी वन ऑफ दी बिजी, बोलते ना, बहुत बिजी एक्टर थे उस जमाने में। मतलब असरानी के पास डेट नहीं होती थी, वो काफी फिल्में कर रहे थे, जितेंद्र जी के साथ कर रहे हैं, धर्म जी के साथ कर रहे हैं, राजेश खन्ना के साथ। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर किसी ने फिल्म की है तो वो असरानी है। मेरे ख्याल से 19 या 20 फिल्में सिर्फ राजेश खन्ना के साथ की है उन्होंने, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अब चूंकि असरानी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से थे और एक्टिंग के टीचर बन गए थे, तो वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी वो जाना आना उनका, तो उनकी डायरेक्शन में भी रुचि हो गई थी। तो वो उनका एक दिली एक ख्वाब था कि मैं डायरेक्ट, पहले तो उनका ख्वाब था कि मैं हीरो बनूं, और हीरो के रोल उनको मिल नहीं रहे थे। जैसे गुड्डी से स्टार्ट हुआ, फिर उनके जो भी पिक्चर है कि वो हीरो का तो था ही नहीं। गुजराती फिल्मों में तो वो बहुत बात की बात है, हीरो बन गए थे। तो वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हीरो बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए। उन्होंने पिक्चर बनाई चला मुरारी हीरो बनने, नाम ही पिक्चर का हीरो बनने रख दिया, और उसमें उन्होंने काम किया, डायरेक्ट की। उसके बाद भी उन्होंने 2-3 पिक्चर बनाई, सलाम मेम साहब बनाई, हम नहीं सुधरेंगे बनाई, फिर गुजराती में उन्होंने बनाई अहमदाबाद नो रक्षा वालो, तो पिक्चर है। और लास्ट पिक्चर शायद उन्होंने उड़ान बनाई थी बहुत बाद में। इनफैक्ट ऋषि कपूर को उन्होंने कास्ट किया चला मुरारी में। हाँ, अरे वो भी एक कहानी है। और उनका कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ विवाद था राज कपूर साहब के साथ। हाँ, अब ये क्या हो गया कि
फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को ये पता था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में अगर कोई एक्टिंग सिखाता है तो वो है असरानी। अब ऋषि कपूर को लॉन्च करना था, राज कपूर को फिल्म बॉबी में। तो राज साहब चाहते थे कि इसको पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए। अब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग उसी को मिल सकती जो कम से कम HSC या HSC पास हो, नहीं तो एडमिशन है ही नहीं। तो ऋषि कपूर को रिजेक्ट कर दिया गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ने। तो इन्होंने, राज कपूर ने सोर्स लगाया असरानी की कि ये बंदा अगर उधर एक्टिंग करता है तो ये अपने ताल्लुकात की वजह से मेरे बेटे को करवा देगा। लेकिन ये हो नहीं सका। तो राज कपूर में तो असरानी में थोड़ी सी रिफ्ट आ गई थी। और मैं समझता हूँ कि काफी समय रही राज कपूर ने कभी असरानी को अपनी फिल्मों में लिया भी नहीं और असरानी ने कभी राज कपूर की फिल्मों में काम नहीं किया। लेकिन उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब मैंने बताया चला मुरारी हीरो बनने, तो इस पिक्चर के अंदर में असरानी ने क्या किया था, अपने रिलेशंस का फायदा उठाया था कि बाबा AK हंगल के साथ मेरी दोस्ती गुड्डी के सेट पर हुई है तो फिल्म में AK हंगल को भी रोल दे दो टेलर का और फला को दे दो। तो ऋषि कपूर के साथ भी इन्होंने कुछ रफू चक्कर वगैरह कुछ की थी या फ्लोर पे थी जो, तो ऋषि कपूर से भी इन्होंने बात की। ऋषि कपूर ने बोला कि आपको स्ट्रगलर बताना है और मेरे को एज ए ऋषि कपूर करना है, तो अब RK में ही कर लो। RK के गेट पे वो शूटिंग हो रही है कि ऋषि कपूर कार में आते हैं, फैंस लोग जो है ऋषि कपूर का ऑटोग्राफ लेने जाते हैं और ये स्ट्रगलर जो है चला मुरारी हीरो बनने, ये भी वहां पे खड़ा हुआ है। एंड आपको सरप्राइज होगा कि ऋषि कपूर को जब इन्होंने ऑफर किया पैसे, तो ऋषि कपूर ने भी नहीं लिया और नाजिर हुसैन करके कैरेक्टर एक्टर होते थे, बहुत प्यारे इंसान थे, उन्होंने भी पैसे नहीं लिया। उन्होंने नजीर हुसैन की इमेज को कैप्चर कर लिया और नजीर हुसैन हर फिल्म में एक फादर वो रोते अपनी बीवी के सामने में तो वो सीन वैसे ही रखा उन्होंने कि वो अपनी पत्नी की फोटो देख के नजीर हुसैन रो रहे थे कि सावित्री तू होती तो ये नहीं होता वो नहीं होता। और उनको रोल मिला था कि आप उनके पास जाओ तो ये जाके साहब मैं एक्टर बनने आया हूँ, ये वहां पे वो शुरू हो जाते हैं। तो अनुराग में भी बहुत अच्छा रोल किया था नासिर साहब ने। अरे नासिर साहब वो नाना बने थे सत्यजीत के। इवन ज्वार भाटा जो धर्म जी और सायरा बानो की दाल रोटी खाओ में बहुत गजब का काम किया था। और ऐसे एक्टर को लोग आज भी देखो याद रखे हुए हैं, ये कैरेक्टर एक्टर्स थे लेकिन आज भी हमारे जहन में है। वो नजीर हुसैन और जब ओम प्रकाश जी, क्या बढ़िया एक्टर हुआ करते थे। मैं घर जाकर वापस कुछ असरानी के सीन्स देखने वाला हूँ। अच्छा। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट एंड व्हाट अ एक्टर, व्हाट अ पर्सनालिटी। मैं कहता हूँ कि बहुत सिंधी एक्सेंट के साथ कोई इतना सरवाइव कर सके। हाँ, उनके पास एक्सेंट जरूर होगा हाँ ओरिजिनली, हाँ, बट उसको इतना जोर से बोलना, चिल्ला हाँ, के बोलना और इतना हाँ, एम्फैटिकली बोलना हर पिक्चर में। हाँ। वैसे सिंधी लोग कमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं मेरे महबूब राजेंद्र कुमार की पिक्चर है, मैं नहीं मानता। मेरे महबूब जो है वो साधना जी की पिक्चर है। साधना जी सिंधी होते हुए उन्होंने जो बुर्खा पहनना, उनका आंख से बात करना, उनका चलना, वो एक कोई कह नहीं सकता कि मुस्लिम लड़की नहीं है। तो ये खूबी है। भले लोग कहे सिंधी लोग कंजूस होते, ये होते जो होते, लेकिन काम में तो माहिर होते। हर फील्ड में आप देख लो, बिजनेस में देखो तो इनफैक्ट सिंधी पिक्चरें बहुत बनती थी और फिर बंद हो गई। अभी एक रिलीज हुई है। आप भी तो सिंधी है ना। हाँ। तो आपको तो ज्यादा क्लोज होना चाहिए था असरानी साहब से। आप भी तो जर्नलिस्ट रहे हैं, तो आपने पहले पास्ट में किया है कि नहीं उनके इंटरव्यूज? नहीं, मैं 2000 में स्टार्ट किया था जर्नलिज्म। ओके। मेरे को ना मौका मिला करने का, ना मैंने ऑनेस्टली मैंने ट्राई नहीं किया। ये मेरी गलती थी और दिस इज अ ब्लंडर व्हिच आई विल हैव टू लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, एक ये भी रहता है कि असरानी साहब अभी चिड़चिड़े हो गए, ये हो गए, ये अभी की बात है। मतलब ये लास्ट 5-6 साल में ऐसा हो गया है कि वो फोन पटक देते या किसी से बात नहीं करते। लेकिन मुझे याद है के भपैया की एक पिक्चर बन रही थी, कौन सी थी मुझे याद नहीं है। मैं किसी और से मिलने के लिए सेट पे गया हुआ था, तो वहां पे असरानी साहब भी थे एंड वो फ्री बैठे हुए थे। तो मेरा कुछ हो नहीं रहा था। हम पत्रकार जो है ना, वो जुगाड़ करते रहते, ये नहीं मिलेगा तो इसको पकड़ लेंगे, ये नहीं मिलेगा तो उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि हमको मैगजीन के पन्ने भरने होते हैं। तो मैं असरानी साहब के पास चला गया
मैंने कहा हाय हेलो किया, मैंने कहा सर मुझे इंटरव्यू करना था। तो उन्होंने इधर उधर देखा, बोले इधर अभी कुछ 1 घंटा कुछ होने वाला नहीं है, चल। और वो आगे चलने लगे, मैं पीछे चलने लगा, वो अपने ग्रीन रूम में मुझे लेके गए, वहाँ पे बैठ के मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो वो मैं ये कहता हूँ वो सहयोग भी देते थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो किया। हाँ, एक इंसान की कैसी समटाइम्स विद एज ये चीजें एज होती भी होता है और एक एक कुछ नेचर भी होता है। जैसे उनकी जवानी के टाइम पे भी पार्टी वार्टी में जाना, या घर पे पार्टी रख के सबको हाय बुला के हंगामा करना, वो उनके नेचर वो में उनका था नहीं था, और वो शायद पब्लिक में जाना, उसको लोग समझते हैं कि नहीं ये तो प्राउडी बहुत है, नहीं ऐसा नहीं था। एरोगेंट है, बात नहीं करता है, रूड है। नहीं नहीं, ऐसा कभी असरानी के साथ नहीं हुआ। मैंने ऐसा सुना है कि जब भी उनको किसी फैंस ने फोटो के लिए बात की या वो की, तो वो बराबर फोटो भी देते थे, ऑटोग्राफ भी देते थे, अच्छे से बात भी करते थे, और वो मजाक भी कर लेते थे अपने फैन की, अरे मैं थोड़ी असरानी हूँ, मेरी शक्ल असरानी के जैसी है, मैं असरानी नहीं हूँ, ये भी बोल देते थे। तो ये बहुत इंटेलिजेंट शख्स थे। और मैं सच कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनके जाने से दुख हुआ है। एक ऐसा एक्टर खो दिया है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, But you have been lucky that you did the interview, and I have been unlucky. हाँ, Thank you so much for joining me I for am this also thankful. conversation on one of my most favorite actors. थैंक यू सर।